देखिए वैसे तो खैर अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो भाई मैं ये बोलूंगा कि अब से ऑनवर्ड जितना भी ये टॉपिक है ना सारा रट्टा मारना है इसमें। बट थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड गामा के अंदर हम पहली चीज पढ़ रहे हैं मास। ठीक है। मास मतलब अल्फा किसके बराबर होता है? तो देखें, अल्फा इज सिमिलर टू द हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा इज सिमिलर टू द हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा बिल्कुल ऐसा होता है, देखें अगर हम ये बोल रहे हैं ना कि एक जगह से अल्फा मूव होके आ रहा है तो वी कैन से दैट इट्स अ हीलियम न्यूक्लियस। मतलब अल्फा इज सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस, नॉट एटम बट न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये कि अल्फा के अंदर दो न्यूट्रॉन्स होंगे और दो प्रोटॉन्स होंगे। तो कभी कभी सवाल आता है व्हाट इज मेंट बाय एन अल्फा पार्टिकल। तो आप इसमें कह सकते हैं कि अल्फा इज सिमिलर टू द हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा इज सिमिलर टू हीलियम न्यूक्लियस, similar to helium nucleus. It contains two neutrons. It contains two neutrons and two protons. इसमें दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज बीटा? बीटा इज सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉन। बीटा is similar to an electron. Beta is similar to an electron. यानी बीटा बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है। बीटा इज सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह दिखता है ये, और इसकी सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन से मिलती हैं। इसका मास भी इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है। अच्छा, अब तीसरी चीज कौन सी है? गैमा। तो आप याद रखिएगा गैमा का कोई मास नहीं होता। गैमा एक एनर्जी है या वेव है। ठीक है। तो गैमा हैज नो मास। गैमा हैज नो मास and it is a high frequency. It is a high frequency electromagnetic wave. आप लोगों को याद आ रहा होगा कि यार वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होता है। अच्छा बेटा, व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा, बाकियों को नजर आ रहा है? मुझे बताइएगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, आप लोगों को नजर आ रहा है? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नजर आ रहा है ना? हिबा आप लॉग आउट करके ना दोबारा लॉग इन करके देखें। हाइफा आप, सॉरी, हाँ, आप एक दफा लॉग आउट करके ना दोबारा लॉग इन करके देखें। ठीक है जी। तो गैमा हैज नो मास एंड इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपके पास मास इक्विवेलेंस आपको समझ आ गई है इसके अंदर ना। वैसे तो खैर याद करना है आपने, किसी ने इसके ऊपर कोई खास कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। अल्फा इज सिमिलर टू द हीलियम न्यूक्लियस, इट कंटेन्स टू न्यूट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स, while beta is same as an electron and gamma has no mass presentation. इसकी कोई मास प्रेजेंटेशन नहीं होती। ये एक एनर्जी है या एक वेव है, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है इसके अंदर? चार्ज है वो। ठीक है जी, चार्ज। तो आप याद रखिएगा अल्फा हैज द चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बीटा हैज नेगेटिव चार्ज, और गैमा इज न्यूट्रल। नहीं बोलिएगा गैमा के लिए ना, न्यूट्रल का लफ्ज बोलना गलत है बिल्कुल। मतलब न्यूट्रल मत बोलिएगा। न्यूट्रल का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर प्रेजेंट बट इन द सेम क्वांटिटी।
तो आप इसके लिए न्यूट्रल का लफ्ज मत बोलिएगा, इसके लिए बोलिएगा अनचार्ज। अनचार्ज है या नो चार्ज, यानी गैमा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, अब हम इस चीज को समझेंगे कैसे। देखिए मेरे पास जो है ना वो एक पॉजिटिवली चार्ज, ये बैटरी है ना, इसको मैंने एक प्लेट से कनेक्ट कर दिया और इसको भी मैंने एक प्लेट से कनेक्ट कर दिया। मेटालिक प्लेट्स हैं ए और बी जो है ना, ये मेटल प्लेट्स हैं। तो जब आपने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ लेट्स पास द अल्फा। आप अल्फा इसमें से पास करें तो पता ये चलेगा कि अल्फा जो है वो आपका नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे क्या चीज प्रूव हो रही है? इफ वी पास द अल्फा बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इससे क्या बात प्रूव हो रही है? अल्फा इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। एग्जैक्टली, ये बात इससे प्रूव हो गई कि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। अच्छा, अगर हम बीटा को पास करेंगे तो डेफिनेटली बीटा इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे ही है। अच्छा, और अगर गैमा को पास करेंगे ना तो गैमा डज नॉट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स आइदर प्लेट। तो इट शोज दैट, तो दिस शोज दैट, this thing is showing that कि gamma has no charge। तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा आर इफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, या अगर आप इसको नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स के दरमियान में से पास करेंगे तो डेफिनेटली ये डिफ्लेक्ट होंगे। अच्छा, अब ये पॉइंट अप्रिशिएट करिएगा इसमें जरा कि अल्फा का डिफ्लेक्शन पाथ जो है वो थोड़ा सा लॉन्गर आ रहा है, नजर आ रहा है ना, और बीटा जो है वो क्विकली डिफ्लेक्ट हो गया। अल्फा इज टेकिंग लॉन्गर टू डिफ्लेक्ट, नजर आ रहा है ना, मतलब अल्फा आराम आराम से डिफ्लेक्ट हुआ है, बीटा की डिफ्लेक्शन शार्प है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अल्फा की डिफ्लेक्शन डिले क्यों हो रही है? तो आप एक बात देखें कि अल्फा बेचारा जो है वो है भी तो किसके बराबर, हीलियम न्यूक्लियस के बराबर है ना, अच्छा खासा भारी होता है ये। इसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स होते हैं और बीटा होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप याद रखिएगा अल्फा का मास बीटा से ज्यादा होता है और बीटा का मास गैमा से ज्यादा होता है, मतलब गैमा का तो कोई मास ही नहीं होता। तो ये है इनका मास ऑर्डर, ये भी ऊपर सीख के भी आए ना। तो अल्फा डिफ्लेक्ट्स डिले, डिले के साथ डिफ्लेक्ट कर रहा है ना अल्फा, मतलब आराम आराम से डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा टेक्स टेक्स longer to deflect because because it has because it has greater because it has greater mass। इसका मास ज्यादा है ना, ठीक है। तो भाई मास ज्यादा है तो दैट्स व्हाई, ठीक है, सीधी सीधी बात है कि इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा बड़ा आराम आराम से ना। मैं इसका अल्फा का पाथ भी थोड़ा सा कलर चेंज करके बना देता हूँ, लाइक दिस। इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर है इसके अंदर। अच्छा, अब हमने इसको डिफ्लेक्शन इसकी पढ़ी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाता है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आपके पास जो है वो अल्फा बीटा जो है दे आर इफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो अल्फा एंड बीटा डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बिटवीन द चार्ज प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, अब इसके बाद जो हमें चीज देखनी है वो तीसरी चीज है। पहली चीज हमने क्या सीखी बेटा, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करूं अगर, तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि अल्फा बीटा और गैमा की मास इक्विवेलेंस क्या है। तो अल्फा जो है वो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, बीटा इज सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉन, एंड गैमा का कोई मास ही नहीं होता, मतलब गैमा एक एनर्जी है। गैमा डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मास, इट एग्जिस्ट एज ए वेव, एज एन एनर्जी। चार्ज के बारे में बात की तो अल्फा का चार्ज बता दिया पॉजिटिव है, बीटा का नेगेटिव है, क्योंकि अल्फा न्यूक्लियस है ना, हीलियम न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पे प्लस होता है। बीटा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो मतलब ये बड़ी समझ आने वाली चीज है इस तरह से। अच्छा, अब जो तीसरी चीज है वो है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन, अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन? पेनिट्रेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू पास थ्रू द मटेरियल। तो बेटा आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको लास्ट टाइम ये पढ़ाया था कि हमारे पास ना एक होता है काउंटर, या इसको बोलते हैं रेट मीटर। क्या बोलते हैं इसको? रेट मीटर। और इस रेट मीटर के साथ क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इस रेट मीटर के साथ एक ट्यूब लगी हुई होती है, और इस ट्यूब को बोलते हैं जीएम ट्यूब, जीएम ट्यूब, और यू मे से दैट गीगर मार्सडन ट्यूब, सॉरी गीगर मुलर ट्यूब, गीगर मुलर ट्यूब। ठीक है जी। और इस पूरे को मिला के क्या बोलते हैं? रेट मीटर या काउंटर भी बोलते हैं ना इसको। रेट मीटर को कभी कभी काउंटर भी बोलते हैं, डिजिटल होता है, इस पर डिस्प्ले आने लगता है। तो रेट मीटर कनेक्टेड टू द जीएम ट्यूब is a suitable detector of the radiations, is a suitable detector of the radioactivity। तो अगर आप इसको ऑन करेंगे तो रीडिंग आएगी आपके पास डिटेक्टर पे, ये मतलब रेट मीटर पे रीडिंग आएगी या नहीं आनी चाहिए? अभी कोई रेडियो एक्टिव सोर्स भी प्लेस नहीं की, क्या कहते हैं आप लोग? रीडिंग आएगी हमारे पास या नहीं? जी बेटा, मैंने लास्ट टाइम कुछ बताया था ना इस बारे में। जी उमेश, आएगी। क्यों आएगी? क्या वजह है? बैकग्राउंड रेडिएशन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बैकग्राउंड रेडिएशन है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको ऑन करेंगे ना, तो आपके भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ आने लगेगा, 50, 30, 20, कुछ ना कुछ। तो ये जो 50 आ रहा है ना लिखा हुआ, ये है बैकग्राउंड काउंट। ये लास्ट टाइम मैंने इस पर अच्छी खासी डिस्कशन की थी। और बैकग्राउंड रेडिएशन है या बैकग्राउंड काउंट है, और ये आपका आता है सराउंडिंग से ना। और सराउंडिंग से क्यों आता है, इसकी कॉजेज मैंने डिक्लेयर की थी लास्ट टाइम। अच्छा, इसके यूनिट होता है ज्यादातर, यानी कि बैकग्राउंड रेडिएशन से 50, ज्यादातर इसका यूनिट होता है काउंट्स पर सेकंड या पर मिनट। ठीक है, 50 काउंट्स पर सेकंड आ रहे हैं। ठीक है, यानी एक सेकंड में 50 काउंट्स आ रहे हैं आपके सराउंडिंग से। अच्छा, फिर आपने इस डिटेक्टर के पास ला के, अल्लाह भला करे, यहाँ पे आपने एक इस जीएम ट्यूब के पास लाके आपने कोई रेडियो एक्टिव सोर्स रख दी। क्या रख दिया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। सर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो अपने अंदर से इमिट करने लगता है अल्फा बीटा पार्टिकल या गैमा रेडिएशन। ठीक है जी, उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब ये रेडिएशंस जो है वो ट्यूब क्या है, सेंस करेगी, और यहाँ पे आपके पास काउंट बढ़ जाएगा। सपोज ये हो गया 650। तो एक्चुअल काउंट कितना आ रहा है रेडियो एक्टिव सोर्स से? एक्चुअल काउंट ऑफ आर, आर का मतलब ये जो आर रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसका एक्चुअल काउंट कितना आ रहा है हमारे पास? 650 माइनस 50। तो दिस इज एक्चुअली 600 काउंट्स पर सेकेंड।
अच्छा बेटा, 600 रेडिएशंस जो है ना वो आपके आर में से निकल रही है, अल्फा बीटा गैमा तीनों में से पता नहीं कौन सी कितनी है ये नहीं पता, बट टोटल हमें पता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक चल रहा है पेनिट्रेशन का। तो अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, देखें मैंने 3 मटेरियल इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर आप 3 मटेरियल की बात क्यों कर रहे हैं, मटेरियल तो बहुत सारे होते हैं। तो हमारे कोर्स में सिर्फ इन 3 मटेरियल के ऊपर फोकस है। एक है पेपर, ठीक है, पेपर से थोड़ा सा दूर आपने एक रखा एल्यूमिनियम शीट व्हाट वी आर प्लेसिंग, अभी थोड़ा समझ आ जाएगा। एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम शीट, और इसके बाद आपने यहाँ पे प्लेस किया, एल्यूमिनियम शीट के बाद आपने यहाँ पे प्लेस किया लेड शीट। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने आपने क्या किया यहाँ पे, ये डिटेक्टर को ना, मैं डिटेक्टर को अब डी से शो कर रहा हूं। ठीक है। तो आपने क्या किया, यहां पर ना आर रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है। ठीक है जी, और ये डिटेक्टर रखा हुआ है, मतलब एक काउंटर है, मैं पूरा नहीं बना रहा, ये वही है पूरा ना, काउंटर कनेक्टेड टू द रेट मीटर, इसको मैं डिटेक्टर बोल रहा हूँ डी। डी का मतलब क्या है, डिटेक्टर। डिटेक्टर का मतलब क्या है, काउंटर, काउंटर है प्लस जीएम ट्यूब है। ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास काउंट आ रहे हैं कितने, 650। ठीक है, अभी मेरे पास काउंट आ रहे हैं 650। यहाँ पे हमने डिटेक्टर रखा ना, तो डिटेक्टर पे काउंट आ रहे हैं 650। डिटेक्टर के ऊपर काउंट आ रहे हैं 650, 650 डिटेक्टर। अच्छा, अब मैंने क्या करा, डिटेक्टर को ना पेपर के पीछे रख दिया। ठीक है, रेडियो एक्टिव सोर्स और डिटेक्टर के दरमियान में मैं पेपर को लेके आ गया। अब आप याद रखिएगा बेटा, पेपर में से अल्फा कैन नॉट पास, पेपर में से अल्फा कैन नॉट पास, अल्फा विल बी स्टॉप्ड और एब्जॉर्ब बाय द पेपर। इसमें से कौन कौन पास कर सकता है, इसमें से बीटा पास कर सकता है पेपर में से, और गैमा भी पास कर सकता है पेपर में से। ठीक है जी। तो अच्छा, अब अगर डिटेक्टर पे काउंट आने लगा 400, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर गिवन आउट बाय आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कितने अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। जी बेटा, आप लोग ये बता सकते हैं कि आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से कितने अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। बेटा 600 तो किरत पूरे काउंट है ना, टोटल काउंट है, टोटल काउंट है ना। अच्छा, अब टोटल काउंट अब क्या हुआ है कि अब आ रहा है 400, तो इसका मतलब है कि उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल से जो रुक गए आपके ना, पेपर से स्टॉप हो गए वो अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल, अजान आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 650 में से अगर हम 400 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल्स थे कितने। तो असल में अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो आपके 250 थे। असल में अल्फा पार्टिकल्स की क्वांटिटी 250 थी, बिल्कुल सही है 250। देखिए ये जो 600 है ना बेटा, ये जो 600 है ये टोटल रेडिएशन है,
ये टोटल है, टोटल काउंट है. Among them, we don't know how many alpha, how many beta, and how many gamma. So for that, we are performing this penetration experiment. Now, what is going to happen? अब हमने क्या करा, डिटेक्टर को एल्युमिनियम के पास रख दिया, एल्युमिनियम शीट के पीछे रख दिया. तो भाई देखें, जब आप डिटेक्टर को एल्युमिनियम शीट के पीछे रखेंगे ना, तो आप याद रखिएगा एल्युमिनियम शीट से बीटा स्टॉप हो जाता है. तो एल्युमिनियम शीट से कौन गुजरेगा आगे? सिर्फ और सिर्फ गैमा गुजरेगा. तो अब अगर आपके पास काउंट आ गए 150, तो हाउ मेनी बीटा स्टॉप्ड बाय द एल्युमिनियम? जी बेटा, एल्युमिनियम शीट ने कितने बीटा पार्टिकल थे जो स्टॉप कर दिए? बिल्कुल सही है. 400 माइनस 150 किया होगा ना आप लोगों ने. तो 400 माइनस 150 करेंगे तो 250 आ जाएगा. अच्छा जी, अब क्या सीन है? अब हमने क्या करा, डिटेक्टर को लेड के पीछे रख दिया. तो अब याद रखिएगा, लेड बड़ा खतरनाक होता है. लेड विल इवेंचुअली स्टॉप एवरीथिंग. लेड आपका गैमा को भी रोक देगा. और अब आपके काउंट चले जाएंगे ऑलमोस्ट बैकग्राउंड रेडिएशन के बराबर. तो अब अगर आप देखेंगे तो गैमा पार्टिकल कितने होंगे, सॉरी गैमा रेडिएशंस कितनी होंगी, दैट इज 100. ठीक है बेटा. तो अब हमें पता क्या चला, 650 में से बैकग्राउंड कितने थे? 650 में से बैकग्राउंड रेडिएशंस कितनी आ रही थी? 50 थी. 650 में से अल्फा कितने थे? 250. 650 में बीटा कितने हैं? 250. 650 में गैमा कितने हैं? 100. Sir, how can 150 remains gamma are not particles? हाँ बिल्कुल सही है बेटा, गैमा पार्टिकल्स नहीं है. गैमा आपके जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. मगर याद रखिएगा, लेड जो शीट होती है ना, लेड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आपकी गैमा रेस को भी स्टॉप कर देता है, गैमा रेडिएशंस को भी रोक देता है लेड. तो लेड ने क्या किया, गैमा को भी स्टॉप कर दिया. अच्छा मतीन, ये देखें, मोहम्मद मतीन आप ये देखें बेटा, सबसे पेनिट्रेटिव रेडिएशन सबसे पेनिट्रेटिव कौन है अल्फा बीटा और गैमा में? खतरनाक वाला जो पेनिट्रेशन बहुत टाइट है, जिसकी बहुत जबरदस्त है. गैमा बिल्कुल बेस्ट है. गैमा इज द मोस्ट पेनिट्रेटिव अमंग ऑल. तो हम ये लिख सकते हैं इधर, हम ये इधर लिख सकते हैं कि गैमा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गैमा. ये पेनिट्रेटिव ऑर्डर है, ये पेनिट्रेशन ऑर्डर है. अच्छा एक बात सोचिएगा जरा ना आप लोग, इसमें देखें, थोड़ी सी एक बात सोचिएगा. देखिए मेरे पास ना डिटेक्टर पे काउंट आ रहे थे 1000. केस को चेंज कर रहा हूं और यहां पर कोई और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है, सपोज एक्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है. मैंने क्या किया, यहां पे बीच में पेपर रखा और आपके जो काउंट है ना उनमें कोई चेंजिंग ही नहीं आई. क्या मतलब हुआ इस बात का? एनीवन विद वेरी गुड आइडिया कि क्या हो सकता है? मैंने पेपर रखा और मगर पेपर रखने के बाद काउंट में कोई रिड्यूस ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं. क्यों?
क्यों, ऐसा क्या हुआ है, मतलब पेपर रखने के बाद भी काउंट में कमी क्यों नहीं आई कोई? अगर हल्की फुल्की सर अल्फा पार्टिकल्स ही नहीं है उधर जो कि रुके हैं। अल्फा पार्टिकल्स ही नहीं है, अल्फा नॉट प्रेजेंट, ठीक है। यानी कि एक्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डज नॉट emit alpha particles, does not emit alpha particles। हाँ देखे मोहम्मद मतीन, ये बेटा मतीन बात तो ये बिल्कुल सही है कि वो मगर ऐसा नहीं है कि हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से तीनों निकले। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा भी निकलेगा और बीटा भी निकलेगा। इसमें से सिर्फ निकल ही क्या रहा है, इसमें से सिर्फ मेरे ख्याल से मैंने क्या कहा, इसमें से बीटा और गैमा इजेक्ट हो रहे हैं। और ये जो आर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था ना, इसमें से तीनों निकल रहे थे। इसमें से अल्फा भी निकल रहा था, बीटा भी निकल रहा था और गैमा भी निकल रहा था। बट जरूरी नहीं है कि हर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा बीटा गैमा तीनों निकले। इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं है ये। हाँ भाई देखें बेटा, आप लोग कुछ समझे इस बारे में, कुछ समझ आया आपको, यहाँ तक की बात सही है, क्लियर है? अच्छा जी, अब इसके बाद हमें सीखना है, पेनिट्रेशन के बाद हमें चौथी चीज जो सीखनी है वो है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन देखिए, अल्फा इज हैवी, ये तो बात आप जानते हैं ना, अल्फा इज हैवी। हैवी नहीं बल्कि क्या बोलूं भाई, मैं कह देता हूं अल्फा इज हैवीएस्ट, बल्कि अल्फा इज द हैवीएस्ट। अल्फा इज द हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी है ये ना। बीटा बेचारा इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, तो अल्फा अच्छा खासा हैवी है। अल्फा इज क्वाइट हैवी। अच्छा, अब अल्फा जो है वो अच्छा खासा हैवी है, तो इसकी वजह से हमारे पास है क्या कि अल्फा को अगर आप एयर में से पास करेंगे, सपोज मेरे पास ये एयर है थोड़ी सी ना, ये मैंने ऐसे ट्यूब बनाई कोई, कोई भी ऐसे कॉलम मार्क किया, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। इसके अंदर एयर भरी हुई है, क्या है, एयर है। तो बेटा एयर होगी तो एयर के एटम्स भी होंगे, देखें ऐसा ही है ना, एयर के एटम्स भी होंगे ना, एयर अगर होगी तो एयर के एटम्स भी होंगे अंदर। अगर एयर है तो एयर के एटम्स भी होंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से अल्फा को पास किया। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग अल्फा पार्टिकल to pass through एयर, ठीक है जी, एयर में से पास कर रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या करेगा, ये अल्फा पार्टिकल एयर के एटम्स में, जब ये एयर के एटम्स में से गुजरेगा ना, तो ये क्या करेगा, देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, थोड़ा सा गौर से समझिएगा बेटा, इस बात को बहुत क्रिटिकल सी है। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ये एयर का एटम है, ठीक है। अच्छा, जब एयर के एटम में से अल्फा पार्टिकल पास करेगा, तो वो क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल
जब वो पास कर रहा होगा ना तो वो इसके एयर के एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वो एयर के एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और उसको बाहर निकाल देगा, हिट करके बाहर निकाल देगा। तो ये क्या क्रिएट हो गया, ये आयन बन गया, आयंस बन गए ना। आयंस कैसे बन गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एज ए होल अगर वो एटम से अलग हो जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये एज ए पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगा। तो जब हम अल्फा पार्टिकल को एयर में से पास करते हैं, वी आर पासिंग अल्फा पार्टिकल्स, वी आर पासिंग अल्फा पार्टिकल्स, वी आर मेकिंग अल्फा पार्टिकल्स टू पास थ्रू द एयर। ठीक है, तो व्हेन alpha particles, when alpha particles pass through air, they will knock out electrons out of the atoms of air to create ions, देखिए समझ आई ये वाली बात आपको, टू क्रिएट आयंस यानी आयंस क्रिएट कर देगा। जी हिबा। सर ये जो एयर है ये हमने कन्फाइन की हुई है, यानी एयर के अराउंड हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है या फिर खुले हवा में हमने अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ा हुआ है? हाँ, मैंने अल्फा पार्टिकल्स को फ्री एयर में ट्रेवल करवाया है, मगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए बाउंड्री मार्क कर रहा हूँ थोड़ी सी, ताकि मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके समझा सकूं। ठीक है, मैंने सिर्फ ये बाउंड्री इसलिए मार्क की हुई है ताकि मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके समझा सकूं, बस। तो सर एयर के एटम्स आयंस बनते हैं? एग्जैक्टली, एयर के एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ये नॉकआउट कर देता है, नॉकआउट इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द एटम्स ऑफ एयर टू क्रिएट आयंस, क्योंकि भारी बहुत होता है ना अल्फा पार्टिकल, तो अगर कोई हैवी चीज हिट करेगी तो फिर डेफिनेटली इस तरह से आयंस क्रिएट होंगे। अच्छा, अब इसमें देखें, अल्फा सबसे ज्यादा आयनाइजेशन करता है, बीटा मॉडरेट आयनाइजेशन कर सकता है, क्योंकि बीटा तो खुद इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट इतना ज्यादा इंटेंसिटी से नहीं कर सकता, और गैमा सबसे लीस्ट आयोनाइजिंग है। तो ये इसका बन गया पेनिट्रेशन ऑर्डर, यानी कि आउट ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा, अल्फा इज मोस्ट पेनिट्रेटिव रेडिएशन, ओ सॉरी पेनिट्रेशन कह रहा हूं, अल्फा इज मोस्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन। So this is what we called ionization order. Beta had moderate ionization. Beta is having moderate ionization. ठीक है, और लीस्ट आयोनाइजिंग होता है बीटा, ओ सॉरी गैमा, लीस्ट आयोनाइजिंग, यानी कि एबिलिटी टू क्रिएट आयंस। आयोनाइजेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू फॉर्म आयंस इन एयर, फॉर्म आयंस इन एयर। ठीक हो गई बात। अच्छा, आखिरी चीज हम लोग सीख लेते हैं इसकी। आखिरी चीज क्या है कि गैमा की स्पीड जो है ना वो सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, गैमा की स्पीड इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट की स्पीड पे ट्रेवल करता है। ये स्पीड ऑर्डर है, यानी कि अगर तीनों की रेस लगवाएंगे ना अल्फा बीटा और गैमा की, तो गैमा जीत जाएगा। गैमा इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल, ये भी है, और ये रेंज इन एयर भी है इसकी। ठीक है जी, ये आखिरी बात है इसकी। रेंज इन एयर का मतलब ये कि गैमा को अगर हम छोड़ेंगे ना तो वो एयर में बहुत दूर तक जाएगा, एयर में बहुत दूर तक जाएगा। बीटा
को अगर हम एयर में पास करेंगे तो बीटा सिर्फ फ्यू मीटर्स तक जा सकता है एयर में, फ्यू मीटर्स। और अल्फा को अगर पास करेंगे तो अल्फा एयर में सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर तक जा सकता है, हार्डली 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। गैमा हैज द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, फास्टेस्ट है गैमा, और अल्फा जो है वो ट्रेवल करने में स्लोवेस्ट है और एयर में ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता अल्फा। बीटा मॉडरेट है हर चीज, अच्छा आपने देखा होगा बीटा हर चीज में मॉडरेट है, आयनाइजेशन में भी, पेनिट्रेशन में भी। ज्यादा जो फड्डा चलता है ना वो अल्फा और गैमा का चलता है, या तो अल्फा एक्सट्रीम पे चला जाता है या गैमा एक्सट्रीम पे चला जाता है। आयनाइजेशन में अल्फा एक्सट्रीम पे चला जाता है, पेनिट्रेशन में गैमा एक्सट्रीम पे चला जाता है, मास में गैमा लीस्ट हो जाता है और अल्फा एक्सट्रीम पे चला जाता है। मतलब इस तरह से इन दोनों का फड्डा चलता है, बीटा बीच में ही रहता है हमेशा। ठीक है जी बेटा, ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज पे बात की है आज। तो मेरे ख्याल से एक क्लास और लगेगी, फिर हम इसके क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे हाफ लाइफ में, फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह करवाऊंगा आपको।